नमस्कार, देश की बात में हाजिर हैं। देश में टीकाकरण अभियान एक चुनौती बना हुआ है। कहीं टीके की कमी देखी जा रही है तो कहीं पे लोगों में हिचकिचाहट बनी हुई है टीका लगवाने के लिए। बहरहाल टीकाकरण अभियान चल रहा है। जानकारी के अनुसार देश की सिर्फ 4% आबादी को ही टीके की दोनों डोजेज अब तक मिल सकी हैं। 5 बड़े राज्य की बात करें जहां दोनों डोजेज मिली हैं तो गुजरात में 6.1%, केरल में 6%, उत्तराखंड में 6%, दिल्ली में 5.8%, आंध्र प्रदेश में 4.3%। और अब वो 5 बड़े राज्य जहां की आबादी को दोनों डोजेस कम लगी हैं वो इस प्रकार से हैं। असम में 2.2%, मध्य प्रदेश में 2%, झारखंड में 1.7%, बिहार में 1.4%, उत्तर प्रदेश में 1.4%। तो उत्तर प्रदेश के तमाम ग्रामीण इलाकों में अंधविश्वास की वजह से एक बड़े पैमाने पर लोग कोरोना की वैक्सीन लगाने को तैयार नहीं हैं। तमाम जगह वे स्वास्थ्य कर्मियों से गाली गलौज कर रहे हैं और कई जगह उन पर हमले भी हो चुके हैं। बाराबंकी के एक गांव में तो टीका लगवाने से जान बचाने के लिए गांव वाले नदी में कूद गए। कमाल खान की रिपोर्ट। टीका लगवाने यूपी के तमाम गांवों में आशा बहुओं के साथ लोग ऐसा ही सलूक कर रहे हैं। वे आशा बहुएं जो कभी इन गांवों का हिस्सा हुआ करती थीं, इनके सुख दुख में शामिल थीं, गांव की दुश्मन समझी जा रही हैं। कोविड-19 की जैसे हम लोग टीके के लिए बात करते हैं वो लोग बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहते हैं। जो अपना काम कर रहे हैं वो अपना काम करते रहेंगे, हमारी बात सुनने को तैयार नहीं। बस ये कहते हैं, हाथ जोड़ते हैं, आप लोग हमारे यहाँ से चले जाइए, हम टीका नहीं लगवाएंगे, आप चाहे कुछ भी कर लें। रायबरेली के अमावा ब्लॉक के खैरा गांव में जब हेल्थ वर्कर पहुंचे तो गांव के लोग उन पे हमले के लिए लाठी डंडों समेत सड़क पे खड़े थे। उन्होंने अपनी गाड़ी वहां से भगाने में ही खैर समझी। और ये है चित्रकूट के सुखरामपुर गांव में हेल्थ वर्कर से गांव वालों का विरोध। नहीं, खाली जांच करना है आपको। ढंग से दवाई और सीधे मरवा दिया कि जहर के सुई लगवागा काती को मरियागा कोरोना में। सूजी नहीं लगना, केवल जांच करना है बस। हमें कुछ नहीं करवा, महाराज जाओ। अरे झगड़ा तो ना करो ना, तुम ना कराओ, बाकी गांव करा लिया है। पूरा गाँव न करवा, पूरे गांव का तुम ठेका लिखाए हो। एक बार इस सुरमे को लगाकर देखिए, धुंधलापन नहीं रहेगा, आपकी आंखों में चश्मा नहीं लगेगा। दोस्तों, हमारे हकीम साहब का कहना है, जंगल की जड़ी बूटी का दावा नहीं खुदाई का, शिफा कुदरत के हाथों में है, बहाना है दवाई का। बाराबंकी के सिसौंदा गांव के डॉक्टर अलीजान गांव पहुंच गए हैं। कैसी विडंबना है कि गांव वाले भारत सरकार की कोरोना वैक्सीन को जहर समझ रहे हैं, लेकिन वे अलीजान से इलाज कराते हैं। इस गांव के आंख, नाक, कान, गले, हड्डी, हर चीज के डॉक्टर वही हैं। 11 दिन लगातार लगाकर देखिए, इस पे फायदा होता है। कान में बहता हो, कान सुनाता हो, कान से सांस आवाज आती हो, उसके लिए है ये फायदा। और हमारे पास खुजली वाली दवा है, खुजली हो, दर्द हो, किलकिलैया, सूखी होदी खुजली, उनकी दवाई हाशमी कंपनी की। और बाकी हिंगमटी या गैस बनती हो, पेट फूलता हो, खट्टी मीठी डकारें आती है, उनके लिए है। सिसौंदा वही गांव है जहां 2 रोज पहले करीब 1 दर्जन गांव वाले कोरोना का टीका लगाने हेल्थ वर्कर के आने पे गांव की नदी में कूद गए थे ताकि कोई उन्हें टीका न लगा दे। एक ऐसे वक्त में जब लोगों को वैक्सीन न लग पा रही हो, इन गांवों में वैक्सीन से बचने के लिए लोग अगर नदी में कूद जाएं तो ये बहुत बड़ा अंधविश्वास है, जिसे दूर करने के लिए बड़ी मुहिम चलाने की जरूरत है। बलिया में करुणा सिंधु, चित्रकूट में परवेज, औरैया में अरुण अग्रवाल और बाराबंकी में राजेश और सरफराज के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। और हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी कमाल खान बने हुए हैं। कमाल, दिल्ली में और बड़े शहरों की बात करें तो टीके मिल नहीं रहे हैं। यहाँ पर लोग इस बात की उनको चिंता है कि कैसे लगेगा टीका, लेकिन अब दूर दराज के इलाकों में अगर टीके के मामले में इतना अगर अंधविश्वास एक तरफ है, लेकिन घबराहट भी है, लोगों में डर है कि कहीं वैक्सीन से जान ना चली जाए। जिस तरह से आप वहीं पे खड़े थे, नदी में लोग कूद गए थे, किस तरह से डर दूर हो? और आपके तो बहुत लोगों से बातचीत हुई होगी, कई को आप नहीं दिखा पाए अपनी रिपोर्ट में, क्या आभास हुआ आपको? देखिए, एक औरत से एक बहुत बुजुर्ग औरत बाराबंकी बहराइच बॉर्डर के गांव में बैठी हुई थी। हमने उनसे पूछा कि आपने टीका लगवाया, तो वो
अपनी लोकल डायलेक्ट में कह रही थी कि क्या मरने के लिए लगवा लें। तो ये जो खौफ बैठा हुआ है, ये जो गलतफहमियां है, ये जो अंधविश्वास है, इसको दूर करने के लिए बहुत बड़ी मुहिम चलाने की जरूरत है। आपने अभी देखा कि महिलाएं लाठी लेके आशा वर्कर को दौड़ा रही हैं, लोग लाठी डंडे लेके सड़क पे खड़े हुए हैं कि हेल्थ वर्कर आएंगे तो हम उनको मार देंगे। रायबरेली में लोग अपनी गाड़ी लेके हेल्थ वर्कर भागे जा रहे हैं। कई जगह मुकदमे भी दर्ज हुए हैं। गांव के लोग गाली गलौज कर रहे हैं, वो समझाने से उनको कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है। तो अब जरूरत इस बात की है कि बड़े पैमाने पे गांव में जिन लोगों की बातें समझी जाती हैं, लोग उनकी बात सुनते हैं, पुलिस को इन्वॉल्व किया जाए, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को इन्वॉल्व किया जाए, गांव के प्रधान या और सम्मानित लोग जिनकी बात लोग वहां पे मानते हों, उनके जरिए ये अपील कराई जाए। गांव-गांव में कुछ मीटिंग्स की जाए, उनको समझाया जाए कि लोगों को ये टीका मिल नहीं पा रहा है, वैक्सीन कम हो गई है। जिनको पहली डोज लगी है उनको दूसरी डोज लगाने के लिए कई महीने का वक्फा दे दिया गया है। तो ये उनकी जान बचाने के लिए बहुत जरूरी है। शायद जब लोगों को समझाया जाएगा तो उनकी समझ में आएगा, क्योंकि इसके पहले भी जैसे पोलियो ड्रॉप पिलाने को लेके गांव में बहुत सारी गलतफहमियां थी और गांव में बहुत तरह की अफवाहें भी फैलती हैं कि कभी मुंह नोचवा आ गया है, कभी कुछ हो गया है। तो ये अज्ञानता के कारण है, अशिक्षा के कारण है, और इसके लिए एक बहुत सस्टेन्ड एक एफर्ट करने की जरूरत होगी अगर इन गांव वालों को समझाना है तो। बिल्कुल कमाल, बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए। वाकई में लोगों को जागरूक बनाना है, उनके मन से इसका भय भी निकालना है टीके का, और ये सब हमारा प्रशासन और सरकार में बैठे जो लोग हैं उनकी जिम्मेवारी बनती है। बहरहाल मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर बताया जा रहा है टीका लगाने में मध्य प्रदेश पिछड़ गया है। गांव को छोड़िए, शहरों में 18 से ऊपर के युवाओं के लिए वैक्सीन नहीं मिल रही है, रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है क्योंकि स्लॉट ही नहीं है। और ग्रामीण क्षेत्रों में तो टीकाकरण एक बड़ी चुनौती सरकार के सामने है, जहां तरह तरह की भ्रांतियां टीकाकरण को लेकर हैं। अनुराग द्वारी की ग्राउंड रिपोर्ट। माली खेड़ी में टीकाकरण के लिए आए हैं हम, और यहाँ पर देखिए हमें मारने के लिए कितनी भीड़ जुड़ी हुई है। मैं पत्थर मार दूंगा, मैं अंदर कोई इंजेक्शन लगा दूंगा। वो क्या है कि अब अपना शुद्ध हवा पे, इसलिए हमने नहीं लगा रहे हैं। हमने निवेदन है, वैक्सीन लगा लो दादा। अच्छे काम धंधा करो, मेहनत करो, कोई कोरोना नहीं है भैया, सब सीधी बात है ये। मध्य प्रदेश में कुछ जिलों के ग्रामीण इलाकों में टीकाकरण अभियान के लिए गई टीम के साथ मारपीट की नौबत आ गई है। लग गई। ओह माय गॉड, लग गई। मंत्री साहब, अरे रुको भैया, अरे लाइट मार हो गया। निवाड़ी में जिला कलेक्टर ग्रामीण को समझाते रहे और वो कहती रही वैक्सीन लगवाने पर बचने की गारंटी दो। लगा दो, तो ये मरोगे, मेरी गारंटी नहीं मरोगे। गारंटी। बैतूल से अकील ने बताया कि चिचोली में ग्रामीण महिलाओं ने स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को गाली देकर कुछ दिनों पहले भगा दिया। मैं पत्थर मार दूंगा, मैं अंदर कोई इंजेक्शन लगा दूंगा। पकड़ वाला पत्थर, अरे मारी डालू, मैं पत्थर मत झूलता दूंगा। वहीं टीकमगढ़ से अरविंद का कहना था कि चोपड़ा गांव में सन्नाटा है। 240 परिवार महानगरों की ओर पलायन कर गए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि कोविड-19 वैक्सीन के कारण इलाके में मौत हो रही है और इसके साथ ही लोग नपुंसक बन रहे हैं। मर रहे हैं सब इंजेक्शन की वजह से। पहले लगे वे तो सही लगे, जब दोबारा लग रहे हैं इसमें मिलावट है। लेकिन कुछ इलाके ऐसे हैं जो वैक्सीन के लिए तरस रहे हैं। आगर मालवा से जफर मुल्तानी का कहना है कि पालखेड़ी में राजू मालवीय के परिवार में 8 सदस्य हैं। किसी ने टीका नहीं लगवाया, उन्हें पता ही नहीं प्रक्रिया क्या है। टीकाकरण करवाया है आपने? टीकाकरण का मालूम ही नहीं कैसे क्या है। वहीं हरिचंद्र की उम्र 60 साल है। उन्होंने टीके का पहला डोज भी लगवाया, लेकिन दूसरा डोज नहीं लेना चाहते। उनको डर है कि टीका लगवाने के बाद उनकी पत्नी की तरह उनकी भी मौत न हो जाए। क्यों नहीं लगाना चाहते? नहीं लगाना। आपकी पत्नी को एक टीका लग चुका था, लगा, उनकी मौत हो गई। हाँ, जैसा बताया था 15 दिन में मौत हो गई। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए सरकार द्वारा चलाए जा रहे टीकाकरण अभियान के प्रति लोगों का भरोसा क्यों पैदा नहीं हो पा रहा है, ये एक बड़ा सवाल है और एक बड़ी चुनौती भी। तस्वीर का दूसरा पहलू भी है।
मुर्तज़ा और अंजुम मोबाइल में अपने वालिद की तस्वीर और वीडियो में अब उनकी यादों को सहेज कर एक दूसरे से बांटने की कोशिश में लगे हैं। परिवार के लोग अब इस बात पर अफसोस जता रहे हैं कि अगर वक्त पर टीका लगवा लिया होता तो शायद उनके सर से पिता का साया नहीं हटा होता। वो जो टीका हमें लगाया जा रहा है वो हमारी सुरक्षा के लिए लगाया जा रहा है। सरकार ये थोड़ी ना चाहती है कि हम जान से हाथ धो बैठे। हम अगर टीका लगवा देते तो अंदर जाते कभी वो ठीक रहते, स्वस्थ रहते, कोरोना नहीं होता उन्हें। हमारे पापा ने इस बीमारी से बच जाते हैं। वो अफसोस बहुत होता है कि टीका लगवा लेते तो शायद उनको कोरोना नहीं होता। बालाघाट से लगे लालबर्रा तहसील के ग्राम पंचायत टेकाड़ी में 2 बार वैक्सीनेशन कैंप लगाया गया, लेकिन सिर्फ 2 लोग वैक्सीन लगाने आए। आदिवासी बहुल चिखलदा बल्दी गांव में लोग वैक्सीन की बात सुनकर लड़ने आ जाते हैं कि टीका लगवाए। बहुत जिस सुनामी में आते हैं कि लगवाए टीका तो कई निपट गए, इसलिए से अपन टीकाकरण नहीं करवाते। तो आगे यहाँ कोई आया था स्वास्थ्य वाला? वो तो आते चाहिए, लेकिन अपन लगवाते चाहिए टीका। जंगली जड़ी खाते हैं। इंजेक्शन नहीं लगाओगी? नहीं। गांव में ये अफवाह है कि वैक्सीन लगाने से मर रहे हैं, कोई बीमार हो रहा है, कोई कुछ हो रहा है, इस टाइप से अफवाह के कारण नहीं लगा पा रहे हैं। लोगों ने बहुत भारी अफवाह फैला चुके हैं। कितने लोगों ने लगाया अभी तक? अभी हमारे गांव में हमने एक बार सर को बोल के वैक्सीनेशन कैंप लगवाए थे, लेकिन जब कैंप लगवाए तो यहाँ मात्र 2 एडल्ट ने लगवाए थे। राज्य के स्वास्थ्य विभाग के बुलेटिन को ही देखें तो पता लगेगा कि ग्रामीण इलाकों खासकर आदिवासी बहुल जिलों में टीकाकरण की रफ्तार बेहद सुस्त है। टॉप 5 जिलों में इंदौर ने 9,93,925, भोपाल में 7,30,628, जबलपुर में 5,59,320, सागर में 4,15,266 और ग्वालियर में 24 मई तक 4,20,520 टीके लगे हैं। जबकि सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले जिलों में आगर मालवा में महज 58,994, उमरिया में 64,152, हरदा में 66,554, अलीराजपुर में 66,848 और श्योपुर में 24 मई तक 68,012 टीके लगे हैं। ये सारे ग्रामीण और आदिवासी बहुल जिले हैं। राज्य में अभी तक कुल 1,77,08,52 टीके लगे हैं, जिसमें 83,06,812 लोगों को पहला डोज ही लगा है। सिर्फ 17,71,040 लोग ऐसे हैं जिन्हें दोनों डोज लगा है। वैसे सरकार आंकड़ों पर जवाब नहीं देती, विपक्ष को जिम्मेदार बताती है। टीकों को लेकर गफलत की स्थिति है, उसका यदि कोई कारण है तो कांग्रेस और विपक्ष के नेता हैं जिन्होंने लोगों को गुमराह कर टीके के प्रति गलत जानकारी प्रेषित की है। निश्चित रूप से हम लगातार वैक्सीनेशन को लेकर जन जागरण अभियान कर रहे हैं और इसके ज़्यादा से ज़्यादा सेशन लग सकें और जनता को इसका लाभ मिल सके, इसके हम पूरे प्रयास कर रहे हैं। मामला सिर्फ मध्य प्रदेश का नहीं है। पड़ोसी छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले के पटना इलाके में तहसीलदार गांव वालों के घर टीका लगवाने की जानकारी देने पहुंचे तो किसी ने दरवाजा नहीं खोला। खोलिए, मत डरिए, टीका लगवाने के लिए आए हैं, एकदम सुरक्षित है, कुछ नहीं होगा। आप लोगों की सुरक्षा के लिए ही है भाई, डरिए मत, कुछ नहीं होता है टीका लगवाने से, है ना? बस बंद कर दे। सोनहत में नायब तहसीलदार लोगों को वैक्सीन लगाने की जानकारी दे रही हैं तो ग्रामीण उन्हें घर से बाहर जाने को कह रहे हैं। यही तो बीमारी वो चीज करवावत रहते का है, कोरोना टीका लगवाए के अब बीमारी फैल जाती है। भारत जैसे विशाल देश में निश्चित तौर पर सामूहिक टीकाकरण अभियान चलाना एक बड़ी चुनौती है। बावजूद इसके हकीकत भी यही है कि अगर देश को संक्रमण से बचाना है तो सबको टीका लगवाना होगा। ऐसे में ज़रूरी है कि टीकाकरण में जटिलताओं को ख़त्म किया जाए, भ्रांतियों को दूर किया जाए, नहीं तो सोशल मीडिया पर चलने वाली भ्रांतियां सरकारी कोशिशों पर भारी पड़ सकती हैं। रायपुर से सोमेश पटेल और मध्य प्रदेश में अपने ब्यूरो सहयोगी और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। तो अनुराग की इस रिपोर्ट से देखकर साफ पता लगता है कि किस तरह से लोगों में कोई गारंटी मांग रहा है, कोई दरवाजा ही नहीं खोल रहा है, तो एक तरह से भय बना हुआ है टीकाकरण को लेकर। उधर आदिवासियों की बात करी तो आपको महाराष्ट्र से जानकारी दे दें कि महाराष्ट्र के ग्रामीण और आदिवासी इलाकों में भी वैक्सीन को लेकर हिचकिचाहट परेशानी का सबब है। हिंगोली, पालघर, गढ़चिलौरी, जलगांव, सोलापुर और नंदुरबार की आबादी के केवल 2.5% लोग ही 20 मई तक टीका लगा सके हैं। हिंगोली में तो सबसे कम लोगों ने टीका लगवाया। यहाँ लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए 5 लाख के बीमे की पेशकश भी की जा रही है।
बहरहाल देश की बात में आगे बढ़ते हैं और अपने पूर्वी भारत से जुड़ी हुई खबर अब आपको देते हैं। एक चक्रवाती तूफान यास आने वाला है, तो असम, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में इसका असर अब इस यास तूफान का दिखने लगा है। बंगाल की खाड़ी और उसके आसपास के इलाकों में तेज बारिश शुरू हो गई है। मौसम विभाग के मुताबिक इसके कल सुबह 5:30 बजे उड़ीसा और बंगाल के तट को पार करने की उम्मीद है। ये तूफान धमरा पोर्ट और बालासोर के बीच से तट से टकराएगा। खतरनाक तूफान में तब्दील हो चुके यास के तट से टकराने के दौरान हवाओं की गति 185 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। तो तूफान के खतरे को देखते हुए वायुसेना और एनडीआरएफ की टीम पूरी तरह से अलर्ट पर है। आपको बता दें कि उड़ीसा के 6 तटीय जिलों से 3.5 लाख से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर ले जाया जा रहा है। लोगों को स्कूल और कॉलेज में बनाए गए स्थायी राहत शिविरों में भेजा जा रहा है। वहां सभी के लिए खाने पीने का इंतजाम किया गया है। कोविड गाइडलाइंस के हिसाब से सारी व्यवस्था एक तरह से करनी पड़ रही है, जो एक बड़ी चुनौती होगी। उधर पश्चिम बंगाल में ईस्ट मिदनापुर जिले के दीघा में भी समंदर किनारे रहने वाले लोगों को सुरक्षित जगहों पर ले जाया गया है। एनडीआरएफ की टीम में स्थानीय प्रशासन लगातार इस काम में जुटे हुए हैं। उधर आपको बता दें, मौसम विभाग ने खासकर मछुआरों को चेतावनी दी है कि वो समंदर में ना जाएं। सभी मछुआरों को सुरक्षित जगह ले जाया जा रहा है। उससे पहले मछुआरे अपनी नाव को बांध रहे हैं ताकि वो तूफान में ना बह जाएं, और यही उनकी रोजी रोटी का बड़ा जरिया है। मछुआरों का कहना है कि कोरोना के चलते लॉकडाउन ने पहले ही उनके धंधे को एक तरह से चोट पहुंचाई है, और अब ये तूफान है। तो दीघा में हमारे वरिष्ठ सहयोगी मनीष कुमार मौजूद है। मनीष, इस समय क्या स्थिति, क्या हालात और क्या वहां पे इंतजाम आप देख रहे हैं? देखिए निधि, अब से थोड़ी देर पहले अगर आप आती तो चूंकि अभी यहाँ पर रोशनी काफ़ी कम हो गई है, लेकिन हाँ अब यहाँ पर रुक रुक के काफ़ी बारिश हो रही है और टाइड भी जो है अब बढ़ता जा रहा है। टाइड भी काफ़ी लंबा और काफ़ी ऊंचाई का ये है, और अभी जैसे जैसे अब रात होगी, आज की रात जो है यहाँ पर काफ़ी तेज़ बारिश होने की प्रेडिक्शन की गई है। साथ ही साथ जो इवैक्यूएशन का काम है, निश्चित रूप से पिछले साल के अम्फन के बाद में यहाँ पर प्रशासन ने काफ़ी कुछ नसीहत ली है और 2 मंत्रियों को यहाँ पे डिप्यूट किया गया है, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के जवान, और साथ ही साथ पहली बार आर्मी को वेस्ट बंगाल सरकार ने स्टैंड बाय पे रहने के लिए कहा है। क्योंकि अगर आपको याद हो, अम्फन के बाद जो है पावर की समस्या काफ़ी दिनों तक रही थी। इस बार पहली बार देखा जा रहा है कि जो बिजली विभाग के कर्मचारी और इंजीनियर हैं वो जगह जगह पर अपने स्टैंड बाय पर हैं कि जिससे कि जो पावर आउटरेज हो, पावर कट हो, जो कल सुबह से उसकी आशंका जताई जा रही है, तो उसको जैसे ही तूफान खत्म होगी, बारिश कम होगी, तो उसको जल्द से जल्द रिस्टोर किया जाए। लेकिन साथ ही साथ इस बार अस्पतालों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि कोरोना बंगाल में भी गांव में फैला हुआ है निधि, और कोरोना के कारण जो है काफ़ी मरीजों की जो संख्या है वो बढ़ी है, और उनके लिए विशेषकर ऑक्सीजन और मेडिसिन के उपाय किए गए हैं। लेकिन इस बार मैं आपको बता दूं, जैसे उड़ीसा में होता है, उड़ीसा का एक अपना प्रोटोकॉल है, तो उड़ीसा तैयारियों के मामले में काफ़ी आगे होता है। इस बार पश्चिम बंगाल में भी कोशिश की गई है कि अगर उससे आप बेहतर ना कर सके तो उससे कम 19 भी ना हो। लेकिन ये देखना यह होगा कि आखिर कल जब तूफान और बारिश आती है तो उसके बाद कितना डैमेज होता है, किस तरीके की लोगों के ऊपर या जो आसपास के गांव में रहने वाले लोग हैं उनका जनजीवन प्रभावित होता है। निधि, मनीष, मैं आपसे एक बात और समझना चाहूंगी। अभी ताउते जब मुंबई में आया तो बॉम्बे हाई में एक तरह से जब बर्ज डूब गया, वहां पे 80 लोगों की जान चली गई, और ताउते की चेतावनी बहुत पहले से दी जा रही थी। उड़ीसा में, पश्चिम बंगाल या इस इलाके में कितनी सख्त हिदायतें हैं? यहाँ पे इस तरह का वो नहीं होता, लेकिन जो मछुआरे हमारे वहाँ पे जाते हैं या जो प्रोटोकॉल है वो कितना सख्ती से प्रशासन यहाँ पे पालन कर रहा है कि इस तरफ ज्यादा जान का नुकसान ना हो? देखिए
देखिए, उड़ीसा में ज़्यादा लोगों के जान माल की पिछले 2-3 जब साइक्लोन आए हैं तो उड़ीसा में जान माल की क्षति बहुत ही कम देखी गई है। लेकिन पश्चिम बंगाल में, जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा, कि अभी उस तरीके का प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं कर पाए हैं। बातें बहुत होती हैं, लेकिन उस तरीके से यहाँ पर पिछले साल हमने अम्फन में देखा, ना केवल जानमाल की क्षति हुई बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर को जब नुकसान हुआ तो उसे रिस्टोर करने में काफ़ी समय लगा। तो इसलिए इस बार जो है कि ना केवल लोगों को इवैक्यूएट करने में भी थोड़ा समय दिया गया है, क्योंकि इनके पास में, चूँकि आजकल मौसम विभाग का जो भविष्यवाणी होती है वो काफ़ी दिनों से होती है, तो इसलिए जो प्रशासन के लोग हैं उनका कहना है कि उन्होंने 6-7 दिन पहले से ही लोगों को सेफ जगहों पर वो ले जाने की पूरी प्रक्रिया शुरू कर दी थी। साथ ही साथ लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इस बार खासा ध्यान दिया जा रहा है कि कम से कम जल्द से जल्द जो है जो भी नुकसान हो उसको रिस्टोर करने में जितना कम समय लगे वो लगाया जाए। इसलिए शायद पहले से ही आर्मी को स्टैंड बाई पर रहने का एक रिक्वेस्ट भेजा गया है। निधि। बिल्कुल मनीष, इस जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो आपके पीछे के तमाम दृश्यों से बिल्कुल साफ आभास हो रहा है कि जो ये यास तूफान दस्तक देगा तो किस तरह का उसका असर हो सकता है। बहरहाल देश की बात में एक छोटा सा ब्रेक और सरसों के तेल के दाम आसमान छू रहे हैं। मार्च से लेकर अब तक इसके दाम में 50 रुपए लीटर का इजाफा हुआ है। वहीं किसान भी इस बार पहली बार सरसों की फसल के दाम न्यूनतम समर्थन मूल्य 4,650 रुपए से ज्यादा उनको मिला है। इसी के चलते हरियाणा के तावड़ू अनाज मंडी में सरसों की सरकारी खरीद ना के बराबर हुई है। सरसों के भाव ज्यादा क्यों हैं, इस बारे में तावड़ू मंडी के एक आड़ती से बात की हमारे सहयोगी रवीश रंजन शुक्ला ने। बाजार में सरसों के तेल के दामों में बेतहाशा वृद्धि हुई है। जो सरसों का तेल 1 लीटर 130 रुपए 120 रुपए के आसपास में आपको मिलता था जनवरी फरवरी मार्च में, उसकी कीमत अब 200 के आसपास में हो गई है। सरसों के तेल की कीमत बढ़ने की वजह से जो किसान हैं, उन्होंने जो सरसों उत्पादन किया है उनको भी एमएसपी से ज़्यादा दाम इस वक्त मिल रहे हैं। इस पूरे गणित को समझने के लिए हम इस वक्त नूह के तावड़ू जो अनाज मंडी है वहाँ पर आए हुए हैं और आप देख सकते हैं कि ये सरसों की जो फसल है उसको किसानों से खरीदी गई है। और शाहिद जी जो कि तावड़ू के अनाज मंडी में काफ़ी दिनों से अनाज की खरीद फरोख्त का काम करते हैं, वो हमारे साथ में हैं। शाहिद भाई, ये बताइए कि जो सरसों की फसल है, लोग कह रहे हैं कि फर्स्ट टाइम है, ये पहली बार है जब एमएसपी से ज्यादा रेट पर सरसों बिक रही है। कब से ये दाम बढ़ना हुआ, अभी क्या रेट चल रहा है और आपको लगता है कि इस बार किसानों को फायदा हुआ है? अब की बार जी ऐसा हुआ है कि पहली बार ही ऐसा हुआ है कि एमएसपी से ज़्यादा सरसों का रेट प्राइवेट सेक्टर में भी मिला है किसानों को। अच्छा। पिछली बार भी क्या था कि 4425 का भाव था और प्राइवेट रेट 3400-3500 का था। अच्छा, मतलब तो कम था। तो गवर्नमेंट में, सरकार में ज़्यादातर किसानों ने अपनी फसल को बेच के अच्छा पैसा कमाया। हाँ। लेकिन इस साल थोड़ा विपरीत हो गया। हाँ। कि प्राइवेट सेक्टर का रेट था जो वो महंगा था और हाँ। एमएसपी गवर्नमेंट की थी वो सस्ती थी। अच्छा। सरकारी जो रेट था वो था 4650 रुपए का। हाँ। और हमारे यहाँ जब से मंडी में अराइवल शुरू हुई है सरसों की 15 मार्च से, उस दिन से और आज तक कभी कोई सरसों की ढेरी 4650 बिकी नहीं। अच्छा, मतलब सब उससे ऊंची बिकी हैं। अच्छा। तो इस कारण किसानों को, सरकार को फसल देना तो मतलब ही नहीं बनता। अच्छा, मतलब सरकार को बेची नहीं किसानों ने? किसी ने नहीं बेची। आप जैसे मतलब सारे लोगों को बेचा है। मंडी में जो प्राइवेट सेक्टर में आड़ती हैं उनने परचेज किए, बाहर से मिल वाले जो आते हैं उन्होंने परचेज किए। अच्छा। जो तेल निकाल के बाजार में सेल आउट करते हैं। अच्छा, तो कितने रुपए में इस बार गई है? फर्स्ट टाइम जब 15 अप्रैल से मार्च का सीजन शुरू हुआ सरसों का, उस टाइम से लेके स्टार्टिंग जो रेट थे वो थे 4,500 से लेके 5,000। उस टाइम थोड़ा नमदार माल आ रहे थे। अच्छा। मॉइस्चर उसमें ज्यादा था। अच्छा। वो सूख के पड़ते हैं, कम से कम अगर 4500 की ढेरी है तो वो सूख के 5,5200 पड़ेगी। अच्छा। तो हम उनको सुखाने की फैसिलिटी देते हैं किसानों को। फिर वो जब उनके 8% पे मॉइस्चर आ जाए तो हमें यहाँ 5,000 से कोई ढेरी कम नहीं बिकी। अच्छा। पहले दिन से ही। अच्छा। उसके बाद कंटिन्यूसली रेट बढ़ना शुरू हो गए 1 अप्रैल लगते ही। उसके बाद सिलसिला यहाँ तक है कि अभी इस टाइम 6,500 का रेट एक्यूरेट आज है किसान के लिए। 6,500 जी।
क्यों बढ़ रहा है सरसों का, इस बार क्यों बढ़ा? ये गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है कि भाई विदेशी तेल, अपने जो खाद्य तेल है उनको बढ़ावा देने के लिए। दूसरा क्या था कि लॉकडाउन के कारण विदेश से, जैसे मलेशिया है, इंडोनेशिया है, पाम ऑयल वगैरह आता है, इंपोर्ट होता है, उस पे इंपोर्ट ड्यूटी बहुत ज्यादा हुई है गवर्नमेंट की तरफ से। अच्छा। तो विदेश की जो तेल आता है और हमारे इंडिया का जो सरसों का तेल है, इसके कंपैरिजन में करे जाए तो लगभग सेम ही पड़ता है। अच्छा। ऐसा डिफरेंस नहीं है कि जैसे पहले होता था विदेशी तेल सस्ता पड़ता था, इंडिया का तेल महंगा होता था, तो विदेशी तेल पे निर्भर रहते थे हम। इस कारण अब की बार रेट ज्यादा होने की वजह से पाम ऑयल का, उसकी वजह से हमारे सरसों का तेल है इसको ज्यादा प्रेफरेंस दे रहे लोग। अब कैसे सामंजस्य सरकार बैठाती है कि हमको और आपको सरसों का तेल थोड़ा सा सस्ता भी मिले और किसानों को जो फायदा है वो भी उनका बना रहे, तो ये एक सामंजस्य सरकार को बैठाना पड़ेगा। देखना है कि अब अगला कदम सरकार क्या उठाती है। तावड़ू के मंडी से शशिकांत के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। कर्नाटक के बेलगावी यानी बेलगांव में वहां के विधायक ने कोरोना को भगाने के लिए पहले हवन किया, फिर उस हवन कुंड को ट्रॉली में रखकर शहर भर में घुमाया। जहां नहीं पहुंच पाए वहां अलग से हवन का इंतजाम किया ताकि कोरोना से बेलगावी को छुटकारा दिलाया जा सके। इस इलाके में अब तक तकरीबन कोरोना की वजह से 500 लोगों की मौतें हुई हैं। दक्षिण बेलगावी में कोरोना भगाने के लिए हुआ विशेष हवन। पीली शर्ट में पीछे बीजेपी विधायक अभय पाटिल हैं, जिन्होंने इसका आयोजन किया है ताकि कोरोना उनके इलाके से भाग जाए। अनुष्ठान के बाद पूरे इलाके में इसे घुमाया गया। यज्ञ और हवन करने से वातावरण का शुद्धिकरण हो जाता है। वैज्ञानिक रीत से ये बात साबित भी हो गई है। अब चूंकि कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, इसलिए बेलगावी दक्षिण विधानसभा के हर घर के सामने हमने हवन कराने का फैसला किया है। बेलगावी में लगभग 18,000 कोरोना के एक्टिव मामले हैं। ऐसे में इस तरह के आयोजन से संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन मुश्किल होता है। ऐसे में वायरस लोड भी बढ़ता है और मौजूदा वायरस कितना खतरनाक है वो किसी से छुपा नहीं है। इंस्टेड ऑफ डिस्करेजिंग, इस वायरस को लेकर अब थोड़ी जानकारी वैज्ञानिकों के हाथ लगी है, लेकिन वो फिर भी अधूरी है। ऐसे में जनप्रतिनिधियों के ऐसे कार्यक्रमों से परहेज करना चाहिए। इन्होंने इस दिक्कत को बढ़ावा दिया है जो ठीक नहीं है। Having a lot of responsibility. जिस वायरस को अब तक ठीक तरीके से वैज्ञानिक नहीं समझ पाए हैं, उस वायरस से छुटकारे के लिए अवैज्ञानिक तरीके से की गई कोशिश जानलेवा भी साबित हो सकती है। ऐसे में अपने विवेक से काम लें और सरकार ने जो प्रोटोकॉल तय किए हैं उसका पालन करें। बेलगावी से ब्यूरो इनपुट्स के साथ बेंगलुरु से निहाल खिदवई, एनडीटीवी इंडिया।